नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज, स्मार्ट सिटीज। आधुनिकीकरण और प्रगति के साथ साथ हिंदुस्तान के शहरों के महत्व और उनके आकार भी बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज गांव और छोटे नगरों से लाखों लोग रोजगार और एक बेहतर जीवन का सपना लिए पास के महानगरों और शहरों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इस गमन के साथ शहरों की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में 7 मेगा सिटीज होंगी, यानी कि ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से भी अधिक होगी। हम रोजमर्रा की आपाधापी में इतने खोए हुए रहते हैं कि हमें खबर ही नहीं होती कि कब, कहां और कैसे शहर के बीचों बीच जुर्म अपना फन उठाता है और किसी मासूम शिकार को डस लेता है। इन्हीं खतरों से आपको आगाह करने के लिए हम क्राइम पेट्रोल में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स, जिसमें हम शहरों और महानगरों में होने वाले अपराधों का खुलासा करेंगे। आज हम देखेंगे 3 बड़े शहरों की ऐसी कहानियां जो जुड़ी हैं एक जुर्म के सूत्र से। कोलकाता की एक उपबस्ती गजतला, रोहतक और मुंबई। चांद के पालने में रात उड़कर सो गई वो, पंछी झरने और फूलों के सपने में यूं खो गई वो, दौड़ते सपनों के पीछे इंद्रधनु पल जलती मुस्कुराती आग नीचे बनकर वर्षा उतरी नीचे। आज आने में देर हो गई आपकी? हाँ, आज थोड़ा काम ज्यादा था। आ जाओ। छुट्टी का काटो मर होए जेते पायना, चाई टाल लाल छिटे चिरुई नारायणा। अरे अभी तो आप ड्यूटी से आए, फिर कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, इसे खबर खाओ। हाँ, नारायणा बाबा मिल लीजिए चूड़ी लाना। ठीक है, तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आऊंगा। ठीक है, गाओ, गाना गाओ। लाल छुट्टी। ये लो। वेरी गुड, हो गया। चल लास्ट। वेरी गुड गर्ल। और चाहिए? नहीं, मुझे आई बाबा के पास जाना है। क्यों? क्यों आई बाबा से मिलना है? क्या कमी है तुम्हें यहाँ? खाने को नहीं मिलता है या पहनने को नहीं मिलता है? इतने सारे खिलौने लाकर दिए तुम्हें, तरी पण तुझं मन शांत नाही झालं का? सुहासिनी, देख चारों ओर अपने, हैरान हो गई नन्ही परी, पंछी वालियाँ सब किसकी है जादू गली। मुनिया, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आ जाओ, आ जाओ। अरे यार, ये सुहासिनी पागल है। अरे आप दोनों बातें करो, मैं मेरे 2 काम है निपटा कर। हाँ
ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू आंटी को परेशान करती है? मुझे यहाँ नहीं रहना, क्यों नहीं रहना बेटा? मुझे आई बाबा चाहिए। यहाँ सब कुछ तो है। अंकल आंटी तेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे खिलौने देते हैं, देख कितने अच्छे कपड़े दिए तुझे। क्या तकलीफ है तुझे यार बेटा? मुझे आई बाबा चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है, घर पे सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तुझे खुद यहाँ से ले जाऊँ। नहीं, मुझे अभी आना, आपके साथ में आना। चुप, एकदम चुप। एकदा सांगितलं जो डोक्यात घुसत आहे काय? एक, अब ये तेरा घर है, यही तेरी किस्मत है, समझी क्या? ज्यादा जबान चलाए तो जबान काट के रख दूंगा। और तू बहुत समझा इसे। चल चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, उठते रहे यहाँ पे, मर देंगे इससे। चल। सुनो, चाकू देखो। दाम कत? 150। अच्छा सुनो, मंदिर के बारे में क्या सोचा है? सोचा है, तुम्हें चिंता करो ना, मैं कोई ना कोई उपाय करूँगा। चलो सोते हैं। भक्ति में लीन होकर नई ऊर्जा के लिए आते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ था सीआरपीएफ के जवान केशव दास की जिंदगी में कि उसने मंदिर जैसी पावन जगह पर आकर देवी के सामने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस कई दिनों तक इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब परत दर परत इस रहस्य से पर्दा हटने लगा,
तब सामने आई एक चौंका देने वाली सच्चाई। आप लोग जानते थे ना? हाँ हाँ, ये तो रोज ही तो बूंदी थी। ये कब हुआ? क्या हुआ? केशव! केशव! हेलो। एक 70 साल के बुजुर्ग की सरकटी लाश मिली है सर। क्या? सर जी, मैं यही अपने ससुराल में रहती हूँ, सुंदर नगर में। मेरे बाबूजी 2 दिन से अकेले रह रहे थे। आज सुबह आई तो बाबूजी दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसी की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर आई तो देखा। पर इतनी बेरहमी से कत्ल करके इनका सर काट कर कौन ले गया होगा? कुछ अंदाजा है किसने किया होगा ये? जी नहीं। तुम्हारे बाबूजी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? ना जी, कोई दुश्मनी ना थी। तुम तो ससुराल में रहती हो, इस घर में और कौन कौन रहता है? बाबूजी थे, अम्मा है और दर्शन है। दर्शन? दर्शन मेरा छोटा भाई। वो किसी काम के लिए बाहर गया था। अम्मा भी मेरे बड़े भाई आनंद के घर रहने चली गई, इसलिए बाबूजी अकेले थे। ये कहाँ गया दर्शन? पता नहीं, मैं तभी से कॉल ट्राई कर रही हूँ, नंबर लग नहीं रहा। प्रेम, एक फोटो इसका भी निकाल दो। दर्शन शादीशुदा है क्या? जी। इसकी पत्नी कहाँ है? कुछ दिन पहले दोनों के बीच अनबन हो गई और वो झगड़े में मायके चली गई। कहाँ है इसका मायका? बहुत सह लिया था साहब, रोज उसकी खिटपिट सब घर का सोच के रह जाती थी, और उस दिन तो हद ही हो गई। अरे दाल इतनी पानी पानी क्यों है? ताकि सबकी कटोरी में ना थोड़ी थोड़ी आ सके। एक मुट्ठी दाल और खाने वाले 4। तो मेरे लिए निकाल देती, मट्ठे के साथ खा लेता मैं। मट्ठा? कौन देते मट्ठा? पड़ोसी आके देंगे। 2 दिन से कह रही हूँ रसोई में कुछ नहीं खाने के लिए, पर तेरे घर में तो जू रिंगती नहीं है। जब अभी नहीं आया है पैसा तो क्या करूं बोल? तो कब आएगा पैसा? कब इस घर में इतना से चूल्हा जलेगा? अरे जब औकात नहीं है तो क्यों 4 लोगों का पेट पाल रहा है? अम्मा बाबूजी को जेठ जी घर पे क्यों नहीं छोड़ के आ जाता है? उनके घर में तो कमरे भी है ना। चुप कर, खबरदार जो आगे कुछ बोला तो। वो मेरे अम्मा बाबूजी हैं, तू मत सिखा उनका ख्याल कैसे रखना है मुझे। हंस क्या रही है? हंस क्या रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? हाँ, हंस क्या रही है बोल ना। ये एक्टिंग पर हंस रही हूँ। तुझे शरण कुमार बन के घूम रहा है ना, ये सिर्फ मुझे पता है। जेठ जी के आगे तेरा मुंह खुलता नहीं है, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं। बहुत लंबी हो गई ना तेरी जबान, अगर एक शब्द और बोला ना काट डालूंगा, समझी? जानना। मेरे सास ससुर से कोई दुश्मनी ना थी। मैं मानती हूँ कि मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हम सबको नहीं पाल सकते थे। तो तुम्हें लगता है कि दर्शन अपने बाप की जान ले सकता है? नहीं साहब, मैंने कहा ना कि वो अपने माँ बाबूजी से बहुत प्यार करते थे। अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने मुझे फोन किया था। क्या कहा उसने? माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, घर दुकान सब, और सारे झंझट भी खत्म कर दिए, और जल्दी वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, दर्शन कहाँ गया? कुछ बता कर गया था तुम्हें? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। और वो ठीक तो है ना? देखिए, परेशान मत होइए। दर्शन के बारे में जैसे कुछ पता लगे हम आपको बता देंगे। दर्शन रावत मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पिता योगेश रावत कमजोर, लाचार और वृद्ध व्यक्ति थे जो कभी कभी घर से बाहर निकलते थे। ऐसे व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और कोई उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? क्या यह कत्ल दर्शन की आर्थिक स्थिति से जुड़ा था? क्या किसी लेनदार ने दर्शन को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था? योगेश रावत का सर कहां था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दर्शन रावत इस वक्त कहां था? बेटा काम पे बाहर, माँ दूसरे बेटे के घर, और बाप घर पे बिल्कुल अकेला। लगता है किसी ने मौका साथ के कांड किया है। सही कह रही हूँ नेरा, वरना इतने बूढ़े आदमी को जो पहले से इतना लाचार हो, उसको भला कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा?
और बेटी तो कह भी रही थी कि बाप का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अब तो लगता है कि दुश्मन था। मेरा अभी भी 2 सवाल है हमारे पास। पहला ये कि वो कटा हुआ सर कहाँ है, और दूसरा ये कि दर्शन कहाँ है। मेरा एक काम करते हैं, दर्शन के बड़े भाई को थाने बुलाते हैं, हो सकता है उससे कुछ पता लगे। सर सब यकीन ही नहीं होता कि हमारे बाबूजी को कोई इस तरह से मार सकता है। दर्शन से आखिरी बार बात कब हुई थी तुम्हारी? साहब तभी हुई थी जब अम्मा को छोड़ने घर आया था, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था साहब। क्यों परेशान लग रहा था? ये बताऊं भाई, दुकान बैठ गई है, नया माल बिक नहीं रहा है, पुराने माल का बकाया नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं चुक रहा है, लोग के फोन ये देखिए। हेलो, हाँ जी बशीर भाई, हाँ जी, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, बस 1 हफ्ते का। बशीर भाई देखिए, तमीज से बात करिए, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको कह दिया कि 1 हफ्ते में पैसा मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा ना? बशीर, यप कैसी बात, नहीं देंगे पैसे, क्या कर लेंगे? मने लागे है गलत लोगों से उलझ गया दर्शन। ये बशीर कौन है? दर्शन ने बताया था इसके बारे में? ना जी साहब, बहुत पूछा मैंने, पर हर बार यही कह के टाल गया कि भैया छोड़ो ना, हमारा रायता है, मैं ही समझूंगा। बहुत ही खुददार लड़का है साहब। किसी और का नाम लिया उसने? ना जी मैडम साहब जी, मारे घनी चिंता हो रही है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? देखो आनंद, मैं झूठी तसल्ली तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन इस वक्त दर्शन को ढूंढ निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों को भी दर्शन के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताना। जी साहब। पुलिस के सामने सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और उधर मुंबई में मुनिया को कुछ जवाब मिलने वाले थे जो किसी 6 साल की बच्ची के लिए नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। अरे मुनिया, कहाँ थी तू? तेरे ही तो घर पे पिछले 3-4 दिनों से पता नहीं मुझे क्यों बंद के रखा। मुनिया, मुनिया, ए मुनिया, इधर आ। मुनिया, ए मुनिया इधर आ। अरे कोई पकड़ो उसे, भाग रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो। चल अंदर। मैंने कहा था ऐसी हिम्मत आई ना मत करना, बोला था या नहीं बोला था? कौन थे ये लोग जिन्होंने मुनिया को कैद कर रखा था और उनका मकसद क्या था? और मुनिया के माँ बाप उसे उस कैद से निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? इन सारे सवालों से जुड़ा था मुनिया का भविष्य। उधर रोहतक में भी पुलिस योगेश रावत के कत्ल के बारे में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले खुलासे करने वाली थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ये क्या है? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? नेहरा, एक कटा हुआ सर मिला है। एक काम करो, दर्शन के बड़े भाई आनंद को फोन करो और उसे नीलम बस्ती के काली माँ के मंदिर में आने के लिए कहो। सर। चलो। पंडित जी, इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। सर ये देखिए, जिस पॉलिथीन में सर मिला है उसी में ये राख भी मिली है। पंडित जी, आपने किसी को देखा था या आज सुबह मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अजीब लगा हो? हाँ सर, आज भोर में मेरे साथ ऐसी घटना घटी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूं। कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। मंदिर के पट खोलने का समय अभी नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। भक्तों के लिए माता का दर हमेशा खुला रहना चाहिए। दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो ना? दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो। और फिर सर 1 घंटे बाद जब मैं नहा रहा था, तुम अंदर कैसे आए? दर्शन, आपको पूरा यकीन है कि वो दर्शन ही था? हाँ साहब, उसके पूरे चेहरे पर आंख लगी हुई थी और आंखें तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो कुछ दिन से मंदिर आने लगा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दर्शन ही था। आनंद, इन्हें पहचानते हो? ये तो मेरे बाबूजी है सब। बाबूजी। दर्शन के बाबूजी हैं और दर्शन आज सुबह मंदिर आया था। लेकिन दर्शन तो शहर से बाहर गया हुआ है। ऐसा उसने कहा था नेहरा, सच किसे पता। और अब तो ऐसा लगता है कि सारे सिरे जुड़ने वाले हैं। बाप रे, एक बच्ची गुस्सा हो गई। बिरयानी है, खाओगी? मुनिया, मुनिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मत रो बेटा, अब यही तेरी किस्मत है। माँ मुझे नहीं मरना है। तू मरेगी नहीं बेटा, तेरा दूसरा जन्म होगा और दूसरे जन्म में ना तू बहुत बड़े घर में पैदा होगी, बहुत अमीर माँ बाप के पास। नहीं, मुझे नहीं मरना। देख तू डर मत, तो बिल्कुल डर नहीं होगा। पंडित जी है ना? अरे चुप कर, चुप कर। अरे माँ है कि डायन है तू? क्या हो गया तुमको? होश में तो हो? होश में तो अब आया हो। हाँ। बस बहुत हो गया, अब ये खेल मैं यही खत्म कर दूं। हाँ, अभी खत्म करता हूँ। कुछ चाहते? ए, हट जा मेरे रास्ते से, बीच में मार। अब तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अरे हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपनी बेटी को। तू लंगड़ा हो गया है, कोई काम नहीं देता तुझे। ऐसे ही चलता रहा ना तो तीनों को जहर खाना पड़ेगा। अरे वो तो मेहरबानी है शिंदे साहब की, जो हमारी मुनिया के बदले में पैसे दे रहे हैं। और जानता है, कह रहे थे कि आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। अरे आइए, इसकी कायदा सुने। 2 कौड़ी की कमाई नहीं है तेरी। अरे 2 टाइम लोगों के जूठे बर्तन मास्टर तब ये घर चलाती हूँ मैं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की लाश पर तू पकवान खाएगी। देख पैसा होगा ना तो हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे तो मेरी बात मान ले। अरे शर्म आती है मेरे को। मैं तुम किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका फाटा फोड़ दूंगा। पूजा की तैयारी हो गई? कह रहे साहब, शांति क्या हुआ? साहब वो मेरा आदमी हरी साहब, उसका दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कि वो पुलिस के पास जा रहा है। क्या?
बाबा, इसे जानते हैं आप? आया था 2 दिन पहले। क्या कहा तुमने उससे? हम कुछ नहीं कहते, हम किसी से कुछ नहीं कहते। जो भी कहती हैं मां कहती है। लगता है देवी माँ ने तुझसे कुछ कहा है। कहा है मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास, बलि दे किसी अपने की बलि। अपने बाप की। नैरा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जरूर जाएगा। चलो। ये तो तय था कि परिस्थितियों ने दर्शन को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वास्तविकता से उसका नाता छूट चुका था। बड़ी आसानी से अंधविश्वास ने दर्शन के मन में घर कर लिया था और उसे लगने लगा था कि अपने पिता की बलि देकर वो अपने परिवार की सारी खुशियां दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन वो कौन सा विश्वास होता है जो एक इंसान को पूरे होशो हवास में एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाने के लिए उकसाता है। पकड़ इसको! रुके! रुक जा! कहाँ भाग रहा तू? सब मेरी सब मदद। क्या झालं रे? सब मदद करो साहब। वो मेरी बच्ची मार देंगे सब उसको। सब मदद करो साहब। मुनिया की कहानी में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आने लगी। कम से कम हरी का जमीर जागने से इस हैवानियत की खबर पुलिस तक पहुंची। कितनी मजबूर, कितनी लाचार होगी वो बच्ची जिसकी सगी मां उसे मौत को गले लगाने के लिए उकसा रही। कितना भयानक और गहरा होगा वो प्रचलन जिसके बारे में छोटे बच्चे भी बेतकल्लुफी से बात करें। सवाल यह है कि इस महानगर के बीचों बीच इस बेरहम प्रचलन की सच्चाई छुपी कैसे रही। साहब इकडे। 6 नहीं 5 है, 5 है। नो चीटिंग अमोल, नो चीटिंग। अरे साहब क्या हुआ? सब इसी कमरे में, सब इसी कमरे में मेरे मुनिया को छुपाया था साहब। सब चल। साहब शायद मेरी बीबी ने बताया होगा आप आने वाले हो। हाँ, इसलिए छुपा दिया उसको। 1 मिनट स्वासिन, हाँ चलो बेटा अंदर चलो। साहब मुझे कोई क्लियरली बताएगा क्या चल रहा है? नहीं। अरे साहब, इसने कंप्लेंट किया है कि इसकी बेटी आपके यहाँ है। हाँ यही तो थी। मतलब? अरे साहब इसकी बीवी हमारे यहाँ काम करती है और जब भी वो आती है तब अपनी बच्चे को लेके आती है, और जब तक वो काम करती है तो इसकी बेटी मुनिया मेरे अमोल के साथ खेलती है, तो उसमें तकलीफ वाली क्या बात है? सब झूठ बोल रहे हैं, खोटो बोलते हो साहिबा। मेरी बच्ची को खरीदा है, मेरी बीवी ने बेचा है साहब, उसकी बलि देने के लिए। झूठ बोल रहे हैं सर। चंदे साहब खाना खाली आवाज काटें तुझा। हाथ नहीं उठा सकते आप। अरे सर आप इसकी बातों में आ रहे हैं? हाँ? 1 नंबर का नशेड़ी आदमी है ये। क्या रे चुल्लू छोड़ के चिलम चालू किया क्या? अभी कुछ भी बोले जा रहा है। अरे साहब अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा है, उसकी अपनी बीवी का इसके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा।
इसलिए इसलिए अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आती है, इसके साथ नहीं रखती है वो। सब झूठ बोल रहे हैं, खोटा मत तो है। बोला ना मीनू। सर पूरा घर छान मारा, लड़की कहीं नहीं है। हो गया? नहीं साहब, आप ढूंढो ना और ढूंढिए, जहाँ कहीं भी मिले देख लो। अरे साहब मैं बता रहा हूँ ना, इसकी बेटी मेरे घर में थी, चली गई वो माँ के साथ। चलो निकलो। साहब खोटा मत तो है साहब। चलो निकलो। शिंदे साहब हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। क्या पागलपन है? उठ। ये देखिए सर, नया नाटक शुरू हो गया इसका। सर ऐसे लोगों की वजह से ना ड्यूटी के टाइम वेस्ट होता है। चल उठ उठ। अरे क्या है ये? सब मेरी मुनिया को बचा लो साहब, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा साहब। सब उस शिंदे ने मेरी बीबी को पैसे दिए और उसका मुंह बंद कर दिया साहब। सब अगर मेरी आप मदद नहीं करोगे ना तो मैं पुलिस स्टेशन के सामने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दूंगा। एक लाफा दूंगा ना। पुलिस को धमकी देता है? नहीं, एक मिनट। अगर हमने यहाँ तक पड़ताल की है तो एक कदम और सही। अगर शिंदे ने इसकी बीवी को पैसे दिए होंगे तो पैसे होंगे, और अगर पैसे होंगे तो हमें दिखेंगे। चल साहब। मुझे मालूम था लग रहा तू लौट के घर ही आएगा। चला बंदरा, इधर आ। ये रोना धोना छोड़ और ये देख, 35,000 के ऊपर 15,000 इनाम भी दिया साहब ने, पूरे 50,000 रुपए। अरे ये सोच कि अब हम इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो बड़ी ही भाग्यवान हूँ जो मुनिया को मैंने अपनी कोख से पैदा किया। तो खुद क्यों नहीं मर जाती? सब ये देखो पैसा, ये देखो, मैंने आपको बोला था ना साहब, ये देखो। चलो अब सब कुछ सच सच बताओ। हम अक्सर अंधविश्वास को अशिक्षा और जहालत से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा की कमी अंधविश्वास की बैसाखी है। लेकिन ऐसे अंधविश्वास को क्या कहेंगे जहां लोग अशिक्षित नहीं बल्कि इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो। मैं हूं तेरा दर्शन। ये क्या उल्टा बना रखा तने? वही जो तू चाहती थी। हा? बलिदान दे दिया मैंने, बलिदान दे दिया। प्रायश्चित क्या मैंने अपनी गलतियों का। हाँ मैं नादान था, समझ नहीं पाया, तुझ पर हाथ उठा दिया मैंने। फिर देवी माँ ने दर्शन दिए मैंने, और बोली कि तू उसका रूप है, और मन ने उसके रूप पर हाथ उठा दिया। बहुत बड़ा पाप किया मैंने, लेकिन मन ने बलिदान दे दिया है अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का, अपने बाबूजी का। जय देवी माँ। अब कायदे से तन्ने मने माफ कर देना चाहिए ना। नहीं, तैयार मुझे कहीं कहाँ जा रही तू? मैंने कहीं नहीं जाना। ये तू क्या कह रही है? देख देवी माँ ने कहा था कि बलिदान दूंगा तो तू मान जाएगी। बचाओ, कोई है, बचाओ। चुप, माँ की बात नहीं मानेगी तू। देखता हूँ कैसे नहीं मानती माँ की बात। कोई है, बचाओ। देवी माँ की बात नहीं मानेगी। देवी माँ की चल, तेरी बलि मैं चढ़ाऊंगा। चल तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। देवी माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। विधि सर यहाँ तो ताला लगा हुआ, लगता है सबके सब भाग गए। सर वो रहा। रुक सावंत, इस तरफ देखो, कोई और है क्या? चल, कहाँ भाग रहा था? चल। देख तू तो फंस गया। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे सबर का बांधना अब टूटता जा रहा है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभी आधे घंटे पहले ही शिंदे साहब साइट पे गए। आप लोगों के जाने के बाद पुरोहित जी और मुनिया सुबह ही वहाँ निकल गए। अब तक तो शायद पूजा हो चुकी होगी। ये साइट कहाँ पे है? पंडित जी। जी साहब। बड़ी जल्दी में है। अरे साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा हो आप आ गए। या
मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो। मतलब पता होता तो गाड़ी भेज देता। कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी लाए। अब आप तो हमें यहाँ लाए नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ से पूरे सम्मान के साथ हमारी गाड़ी में ले जाएंगे। मुनिया यहीं कहीं होगी, जरा पूरा एरिया छान मारो। अरे साहब, आप भी अभी तक उस बेवड़े की बातों में उलझे हुए हो। हाँ, क्यों टाइम की खोटी कर रहे हो? चलो प्रसाद, मुंह बंद रख और चुपचाप खड़ा रह। चलो पंडित जी, दिखाइए कहाँ पूजा की आपने। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर। लो, हो गई तसल्ली। मुझे पता नहीं चल रहा है आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है। हाँ, उस बेवड़े के लफ्जों में आकर आप। ए सिन्ने, तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है। हाँ? तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने है। शांति ने हमें सब कुछ बता दिया है। मुनिया को अगर एक खरोच भी आई ना तो क्या कर लो? क्या कर लोगे? हाँ? उस 2 टके की औरत की बातों में आकर आप मुझ पर चढ़ रहे हो। देखिए साहब, शिंदे हूं मैं, शिंदे। हल्का मत समझना मुझको। हाँ भाई, भारी तो तू है, लेकिन भारी बेवकूफ। शिंदे साहब, कंस्ट्रक्शन मजबूत नींव पर टिकी होती है, मासूम बच्चों के लाशों पर नहीं। बात साहब, उधर कुछ मिला है। चल इधर आइए, ये देखिए सर, यहाँ पूजा की गई है। सावंत सर, खुद दो। रुक, भगवान की पूजा है, उधर चलेगा? इंस्पेक्टर साहब, भगवान की पूजा को हाथ भी लगाना तो खून खराब कर दूंगा मैं इधर। ए सावंत, चल चल चल, बोलो। बेटा रोती नहीं, आपका नाम क्या है बताओ? जी बताइए, आप अपना बयान देना चाहती थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। तो फिर? उन्होंने आत्मा बलिदान दिया है। क्या मतलब? उन्होंने मन्नत मांग कर रखी थी, 30 तारीख को एक बकरा बलिदान देना था, पर बकरे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब बलिदान था बकरा, कर्जा लेकर तो नहीं खरीदा जा सकता ना, और माँ को भी भूखा नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया। इसलिए उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। मुंबई, कोलकाता, रोहतक, देश के 3 अलग अलग प्रांत, समाज के अलग अलग तबके और तीनों कहानियों में एक सामान्य प्रसंग। 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने के सपने देखने वाले इस देश में नरबली जैसी भयानक प्रथा आज भी इतने उग्र भाव से प्रचलित है, ये सोचकर भी मन सिहर उठता है। और जब ऐसे जुर्म पढ़े लिखे और जागरूक नागरिकों की देखरेख में हूं, तो वाकई ये आसार हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, और अगर अपने आसपास ऐसी घटना घटने का अंदाजा भी लगे तो हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। महानगर जहां सुख सुविधाओं के साधन हैं, तो वहीं भाग दौड़ और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी है। इसी रस्साकशी में इंसान अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी दूर होते दिखाई दे रहा है। और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। अरे सोहेल बेटा, जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अब्बू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना कोई इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अब्बू, हमारी बात इस पे हो चुकी है। तो कभी अपने अब्बू की बात मान भी लो ना बेटा। अब्बू, आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा, संभाल के जाना। हिंसा मनुष्य का नैसर्गिक यानी कि नेचुरल गुण नहीं है। हिंसा अक्सर मानसिक कलेश या किसी स्वार्थ के कारण ही की जाती है, और फिर इतनी हिंसा कि किसी की जान ले ले,
ये किस्से, कहानी और फिल्मों में जितना सरल दिखाई देता है, व्यवहारिक जीवन में उतना ही दिल दहला देने वाला मंजर है। कुछ ऐसा ही मंजर इंदौर मध्य प्रदेश में साल 2011 में सामने आया, जहां एक औरत को दिन दहाड़े उसके ही घर के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। पिस्तौल से चली गोली जितनी सीधी थी, उतना ही पेचीदा था ये केस। घटना के पीछे उलझी गुत्थियां जब खुली तो फिर खुलती चली गई। आपसी रंजिश, ईर्ष्या और नफरत का जो घिनौना दृश्य सामने आया, उससे सिर्फ इंदौर वासी नहीं बल्कि पूरा देश सख्ते में आ गया। विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हमारी जमीनें, हमारी जमीनें, हमारी जमीनें। विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। कितना तड़पाते हो तुम मुझे, जानते हो? तुम्हारे बिना मेरा वक्त कैसे गुजरता है। आई लव यू जान। मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद ने अपनी जंग तेज कर दी है। हम इस वक्त खड़े हैं भंवरकुंआ के कोल माइंस के ठीक सामने। मामला है विदेशी कोयला कंपनी किस तरह से अवैध खनन कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ सोहेला मकसूद ने अपने सवाल पूछे हैं सरकार से, और सरकार की होश फाख्ता हो चुके हैं। सोहेला, हमारे सूत्रों का ये कहना है कि सरकार के मंत्रियों का आप पे दबाव है। वो चाहते हैं कि आप आरटीआई फाइल ना करें। देखिए, सरकार ये परियोजना लोगों पर जबरदस्ती थोप रही है। हमारा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से इस इलाके के पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। हम ये परियोजना यहाँ नहीं होने देंगे। क्या हम होने देंगे? नहीं होने देंगे। ये जंग तो चलती रहेगी जब तक सरकार नींद से जाग नहीं जाती है। तुम जानते हो उसको? देखिए, सोहेला मकसूद का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है और ये एक महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। इनको जो करना है करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सरकार को लगता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। फिर भी सोहेला, तुम्हें संभल के काम करना होगा। तुम्हारा ये आंदोलन कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है। कोई नई बात नहीं है अब्बू। याद है ना आपको वो सिकंदरपुर में किसानों के जमीनों का मसला, फिर शंभूगंज में दलितों के जमीनों का कब्जा, फिर ये जंगलों को काट काट कर इंडस्ट्रीज बनाना। अब तो मैं ऊब गई हूँ इनकी धमकियों से। बेटा, फिर भी होशियार रहना काम करते समय। खाला, कहाँ हो आप? यहाँ है खाला। मैंने अपनी बच्ची के लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खा लो। सत्रह जून 2008। बकाया तो खूब चुकाया आज। उनके साथ समय को तो जैसे पर लग जाते हैं। मन करता है हर पल उनकी बाहों में रहूं। बीबी हो? तमीज नहीं है? नॉक करके नहीं आ सकता था? सॉरी मैडम, मैंने भेजा था। वो अकीब आया है इकबाल को लेकर। चलो। क्यों रे इकबाल? पैसे तेरे बाप के हैं जो तू लेके बैठा हुआ है? पूरे इंदौर की खाक छानी है बीबी जी, तब जाके मिला है कमीना। वहीदा बीबी जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे तो खाने की भी मोहताजी चल रही है। कहाँ से मैं आपके 30,000 रुपए चुकाऊं? थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए। ये मोटरसाइकिल इसकी है? हाँ। रख ले। अरे बीबी जी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो बीबी जी। पैसे चुका और मोटरसाइकिल ले जा। चलो मुंह काला कर यहाँ। अरे नहीं नहीं बीबी जी, एक मौका दे दी। अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम कीजिए प्लीज, मेरी मेहरबानी कीजिए। धक्के मार के निकाल इसको यहाँ से। चल बीबी जी, चल बे। सारा मूड खराब कर दिया। जाके देखो पैर स्कूल से आई या नहीं। जी। The number you are trying to call is currently not reachable. कॉफी पियोगे?
हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे ये नहीं खाना है। क्या नहीं? हेल्दी है बेटा, खाओ। राज्य के कद्दावर नेता श्री भूषण कुमार जी खुद यहाँ पहुंचकर अपने हाथों से इस समारोह को शुरू करेंगे। वहीदा, तुम पेट्रोल पंप गई थी आज? और हम आपको एक और खास जानकारी देना चाहते हैं कि राज्य के कद्दावर नेता श्री भूषण कुमार जी एनजीओ हमारा हमसाया सेंटर के ट्रस्टी भी हैं। सोहेला मकसूद इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। कन्या साक्षरता के क्षेत्र में हमारा हमसाया का ये 10वां सेंटर है। थैंक यू। मिठाई पे तो पहला हक सोहेला का है। लो। बहुत ही बढ़िया काम कर रही है सोही। सोही तो यहाँ थे जनाब, और मुझे कह रहे थे मैं जानता नहीं। क्या हुआ वहीदा? वो गलती से हाथ से छूट गया चम्मच। कोई बात नहीं, रफीक साफ कर देगा। रफीक, आओ भाई, टेबल साफ कर दो। भूषण जी, सुना है आपकी तो आरटीआई फाइल करने वाली सरकार के खिलाफ। हाईकमान बहुत नाराज है, समझाइए अपने दोस्त को महज पब्लिसिटी स्टंट के लिए सरकार और पार्टी की नींद हराम ना करे, क्योंकि एक बार सरकार जाग गई तो सुहेला जी का जीना दुबार हो जाएगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। अरे मैडम रुकिए ना, अभी मैडम अंदर मीटिंग चल रही है। मैडम रुकिए थोड़ा, एक मिनट। मैडम रुकिए। अरे वहीदा, आओ आओ। सोहेला, ये कर लो काम तुम। ये आरटीआई वाला मुद्दा जो है ना, इस पे गौर करना। बाकी मैं देख लूंगा। ओके, आई विल सी यू अराउंड। मैं सोच के बताती हूँ। वैसे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन है? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि वो मैंने बताया था तुमको, वो एक्टिविस्ट है। रिलैक्स यार। हाथ मत लगा। क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? और तुम तो इसको 2003 से जानते हो ना? किसने कहा तुमसे? मैंने देखा खुद, कल न्यूज में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें फोन करते करते, एसएमएस करते करते मेरी उंगलियां थक गई। और तुम? वो एक्चुअली मैं रिबन काट रहे थे, लड्डू खिला रहे थे उसको। कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या क्या कहते तुम उसे? सोही 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 है ना? क्या रिश्ता है? तुम्हारी तो एक दीदी है ना, और फिर मैं तुम्हारी रखेल। फिर इससे क्या रिश्ता है? कौन है ये तुम्हारी? तुम खाओगा। मेरा पेशा ऐसा है। क्या पेशा है तुम्हारा? औरतबाजी करना। देखो भूषण, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कम ऑन यार वहीदा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पर विश्वास रखो ना। सुनो, कल की कॉफी बाकी है, आज पूरी कर लेते हैं। नहीं, तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगे। तुम्हारी कसम। अब मैं चलती हूँ। लव यू।
बस अरे आपने तो अंडा करी ट्राई नहीं किया खाना के हाथ का। लीजिए। वही पिछले 5 सालों में सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ मैं, अंडा करी, पुलाव, कुरमा, बिरयानी, सब कुछ। एंड आई थिंक शी इज द बेस्ट। ये जो आरटीआई का जो मसला है, आपका क्या मशवरा है इस सिलसिले में? आरटीआई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सो मैं तो कहूंगा कि थोड़े दिन रुक जाओ। क्या है कि अभी के गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो यू नो मेरे लिए तो सांप छछूंदर वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आप क्या है, सांप या छछूंदर? क्या हो वहीदा? कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत टेंशन में हूँ। एनी प्रॉब्लम? ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहाँ हो? ऑफिस में। हेलो। सुनो। चलो चलता हूँ। ठीक है। तो सुनो यार, वो आरटीआई को कुछ करो ना, पार्टी मेरे पीछे पड़ी है। कुछ दिन रुक जाओ ना तुम, नहीं तो कांड हो जाएगा। कांड हो जाएगा ना तो हो जाने दो। तुम भी ना बाद नहीं होगे। जाओ, लेट हो रहा है। बाय। घर जा रहा हूँ ऑफिस से, कल मिलेंगे। राजनेता भूषण कुमार की रंगीन तबीयत 2 औरतों की जिंदगी के साथ खेल रही थी। वहीदा को सोहेला का यूं भूषण से मिलना जच नहीं रहा था। हालांकि सोहेला और भूषण की दोस्ती खासी पुरानी थी, लेकिन नया प्यार पुराने की शक्ल से तो क्या, सोच से भी परहेज करता है। और इन सब के दरमियान एक सामाजिक राजनीतिक मामला भी उबाल खा रहा था। सोहेला भूषण की दोस्त थी, लेकिन जगतपुरी कॉपर माइंस और ऐसे ही कई मामलों में वो सरकार के खिलाफ थी। वो सरकार जिसमें भूषण मंत्री थे। जिंदगी जितनी सरल और नीतिगत हो, उसे चलाना उतना ही आसान होता है। उलझनों से भरी हुई जिंदगी एक टाइम बॉम्ब की तरह फटने के इंतजार में होती है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? 1 घंटे बाद तुम पूजा में चल रहे हैं ना? पूजा में? अरे नहीं, वो पार्टी ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले। फॉरेन डेलीगेट या कोई नई कटलेट? उस सोशल एक्टिविस्ट से तुम्हारा मन भर गया है या कोई नई मिल गई है, जिससे रात रात भर तुम फोन पर मैसेज से बातें करते हो? उठा लो, उतावली हो रही है वो। मम्मी कैसी बातें करते हो तुम? हाँ आ रहा हूं। एक बात सुन लो तुम, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को आने नहीं दूंगी, और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना तुम, समझे? देखिए मिश्रा जी, आरटीआई के कागजात तैयार हो गए हैं। मैं 1-2 लॉयर्स को भी कंसल्ट कर रही हूँ और मंडे तक फाइल रेडी हो जाएगी। फिर वो सरकार जाने और ये फिरंगी कंपनी। सोहेला, क्या हुआ बेटा? अरे ये कांच किसने तोड़ा? ये क्या लिखा है इसमें? जंगल के गीदड़ों को बचाने के चक्कर में
शेर के मुंह में हाथ डाल रही हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बेटा पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं अबू, कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा इतना धमकी भरा खत लिखा है। नहीं अबू, ये किसी ने पत्थर के साथ ये धमकी भरा खत भेजा है। देखिए पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये मानते नहीं। भूषण जी आप ही समझाइए, मेरी तो एक नहीं सुनती है। वैसे आप यहाँ कैसे? अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया था। हम दिल्ली जा रहे 3 दिन के लिए। वो पर्यावरण और संस्कृति का सालाना कॉन्फ्रेंस है। रूम बुक कर लिया मैंने। रूम 1 या 2? तुम बताओ। हेलो हेलो, देखो कुछ बोलना नहीं है तो मत बोलो, पर मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। है कौन? पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वो बहन की शादी फिक्स कर रहा हूँ। हफ्ते 10 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो परेशानी आ जानी है। एक काम है, पर थोड़ा टेढ़ा है, करेगा? हाँ ठीक है भाईजान, हमने कौन सा सीधे काम किया अभी तक। तो वैसे पैसे तो हाथों हाथ मिल जाएंगे ना? मिलेगा, आया तुरंत लखनऊ से तू। इंदौर में मन भर गया तुम्हारा तो दिल्ली की टिकटें करवा ली। हाँ कॉन्फ्रेंस है वहां पर। किसे बेवकूफ बना रहे हो? इस फ्लाइट की टिकट पर साफ साफ नाम लिखा हुआ है उसका, सोहिला मकसूद का। उसके साथ जा रहे हो ना तुम? हाँ तो कॉन्फ्रेंस है, काम से जा रहा हूँ। वंदना तुम्हें तो हर बात में शक होने लगा है। शक? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शक का इलाज मुझे कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। तो तैयार हो? जी भाईजान तैयार हूँ। शाबाश। लेकिन भाईजान ये है कौन जी का हमें काम तमाम करना? हाँ अकरम बात कर रहा हूँ। ये एजाज आया है, पूछ रहा है किसको मारना है। लो बात करो। हटो। क्या हुआ? होगा क्या? मेरे जैसी और कितनी फंसा रखी है तुमने? फंसा रखी? वैसे क्या बात कर रही हो तुम? एक भी नहीं। अच्छा, और वो सोहिला मकसूद उसी के साथ थे ना कल? देखो वैदा तुम गलत समझ रही हो। वो बस साथ में काम करती है। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो, कुछ नहीं है वो तुम्हारी। वैदा एक समय था कुछ, पर अब नहीं है। एक बात समझ लो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, सब बर्दाश्त है मुझको, उसके आगे कोई नहीं। किसका? सोही? वैदा कमाल करती, उसका क्यों होगा फोन? तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। भूषण कुमार नफरत और रंजिश की एक ऐसी आंधी को सींच रहा था जो शायद उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती थी। वहीदा का सोहेला के प्रति शक और आक्रोश उसे पागलपन की हद तक ले जा रहा था। अब वो कदम कदम पर सोहेला और भूषण पर नजर रखने लगी थी, और वहीं दूसरी तरफ अपने पति की आदतों से वाकिफ भूषण की पत्नी वंदना अपनी बर्दाश्त की हद पर खड़ी थी। भावनाओं के आवेश में इंसान अपना आपा खो बैठता है,
और अपराध भी इसी मानसिकता में होता है, और शायद यही हो रहा था। कहीं किसी ने अपराध की कमान खींच ली थी और क्रोध के तरकश से इंतकाम का एक तीर चल पड़ा था। भैया तेरा दिमाग खराब हो गया? गोली क्यों नहीं चलाई? सामने से निकल गई वो। भाई वो मैं साफ साफ बोल, फट गई तेरी। हाँ भाई, भाई सुल्लू के पट्टे ने गोली नहीं चलाई। अबे उसको छोड़, तू कर। बाइक वो चलाएगा, घोड़ा तू दबा। पर भाई कल हो जाना चाहिए काम, समझा? अरे सोहेला बेटा जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अब्बू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने को इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अब्बू, हमारी बात इस पे हो चुकी है। तो कभी अपने अब्बू की बात मान भी लो ना बेटा। अब्बू आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है? अरे सोहेला बेटा सुन रहे तो अपनी फाइल भूल गई है। सोहेला, या अल्लाह, ये तो यहीं खड़ी हुई है। सोहेला बेटा, आपकी ये फाइल। सर ये देखिए, यहाँ पे वार किया गया। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? देखिए अभी बाहर जो घटना हुई है उसी के बारे में पूछताछ करनी है। सबसे पहले किसने देखा था? सोहेला के अब्बू ने पहले देखा। कहीं से कोई धमकी या सुबह से कोई फोन वगैरह आया था? बेचारी घर से नासा करके निकली थी, ये हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं मशहूर आरटी एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद के घर के ठीक बाहर। आज सोहेला मकसूद की हत्या कर दी गई। भूषण जी को फोन करके बता दीजिए। हेलो भूषण जी। मंत्री जी अभी पूजा में। अरे मेरी सोहेला को किसी ने मार दिया। मैं इतना कर दूंगा, वो कॉल कर लेंगे आपको। एक गाड़ी खड़ी है सोहेला की। सोहेला सुबह तड़के 9 बजे घर से निकलती है, दफ्तर के लिए इस गाड़ी में बैठती है। ये गाड़ी सोहेला की है। ड्राइविंग सीट पर सोहेला बैठी, गाड़ी की चाबी लगाई और चंद मिनटों में बाइक सवार युवक आते हैं और सोहेला को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारकर फरार हो जाते हैं। सरकार और सरकार के बाहर तमाम लोगों के खिलाफ सोहेला मकसूद ने आरटीआई के तहत कई मैयत पे नहीं जाओगे उसकी? जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी, कई मामलों पर सरकार को घेर रही थी और यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उनके दुश्मन कई थे सरकार में, सरकार से बाहर, और उनमें से ही किसी ने सोहेला की हत्या करवाई हो सकती है। जिसने भी किया है ना, सही किया है। जैसी करनी वैसी भरनी। सोहेला की जिंदगी के इर्द गिर्द नाचता बवंडर आखिरकार उसे ले डूबा। ये कहना मुश्किल था कि मौत किसकी हुई थी। समाज सेविका, आरटीआई एक्टिविस्ट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालकिन सोहेला मकसूद की,
या फिर भूषण कुमार की पुरानी दोस्त और माशूका सोही की। फिलहाल पुलिस के लिए केस सुलझाना मुश्किल हो रहा था। लाश थी लेकिन हथियार गायब था। मोटिव कई थे लेकिन किसी का सुराग नहीं था। पुलिस ने शुरू में आसान रास्ता चुना और शुरुआती तहकीकात के आधार पर हत्या से इनकार कर दिया। वैसे तो तहकीकात अब भी चल रही है, पर हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये मसला एक सुसाइड का लग रहा है। पर सर अब तक आपको हथियार भी नहीं मिला है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक सुसाइड है? हमारी जानकारी के मुताबिक सोहेला जी काफी परेशान चल रही थी और उनकी संस्था हमारी हमसाया पर काफी बड़े कर्ज थे। हो सकता है उन्होंने इस वजह से सुसाइड कर लिया हो। और वैसे भी इस केस में अभी कुछ साफ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ भंवरकुआ के इंस्पेक्टर अजय, जो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। पुलिस की पूरी तहकीकात से इस मामले में जबरदस्त लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है और इस पूरे हत्याकांड को, दिन दहाड़े हुई इस हत्या को ठंडे बस्ते में डाल रही है। नामी सोशल एक्टिविस्ट सोहेला मकसूद की मौत को लेकर पुलिस तहकीकात से जन आक्रोश सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा था। सोहेला कुछ संवेदनशील मामलों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के खिलाफ थी और कुछ लोगों को उसके नजरिए से आपत्ति थी। ऐसे में सोहेला की मौत को महज आत्महत्या करार देना, और वो भी तब जब आत्महत्या की कोई ठोस वजह और हथियार सामने ना हो, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने इस मामले की नए सिरे से दोबारा जांच पड़ताल शुरू की। सर सोहेला मकसूद केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट। गोली 315 के देसी कट्टे से मारी गई, मतलब हत्या का मोटिव साफ था। जफर, इंदौर पुलिस से सोहेला के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, और जहां ये वारदात हुई, क्या नाम है उस जगह? शाहबाग। वहां के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड भी निकलवाओ। जी सर। जफर, सोहेला बहुत ही सोशल और पॉलिटिकल मसलों में इन्वॉल्व थी। इट लुक्स लाइक अ केस ऑफ वेंडेटा। बदले की कार्रवाई में किया गया है। आखिर सोहेला की वजह से किसको बड़ा नुकसान हो रहा था? सर सोहेला मकसूद के कॉल रिकॉर्ड। सर इन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रोज सुबह भूषण कुमार ने फोन किया था सोहेला को। भूषण कुमार? ये तो राज्य के मंत्री है सर सोहेला और भूषण कुमार की बहुत पुरानी दोस्ती है। सर सोहेला का जो एनजीओ हमसाया, उसके फाउंडर मेंबर भी हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट में है। जी सर, और सोहेला ने हाल ही में गवर्नमेंट के खिलाफ आरटीआई फाइल की थी। सर सोहेला जिस रोज सुबह मोर्चे के लिए जा रही थी, वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। सर सोहेला के 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि भूषण कुमार में और सोहेला में दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ बढ़कर ही चल रहा था। चलो ये दोस्ती का नकाब उलटते हैं। सर आइए, बैठिए। निगम जी, सर इनके लिए कुछ चाय कॉफी देखो। सर बोलिए। नो थैंक्स सर। तो आपका कहना है कि आपके फैमिली रिलेशन से सोहेला मकसूद के साथ? यूं कहिए कि मैं मेंटर था उसका। बहुत ही नेक दिल और जुझारू एक्टिविस्ट थी सोहेला मकसूद। पर वो आपके आपकी सरकार के खिलाफ थी। वो एक अलग मसला है। देखिए, प्रजातंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। मतलब लड़ाई थी? आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। मंत्री जी, अच्छा जिस वक्त ये हत्या हुई थी, मतलब जिस दिन ये घटना हुई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं कैबिनेट मीटिंग में था। राइट निगम जी? जी कैबिनेट मीटिंग में थे। फिलहाल तो एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है सचिवालय में। आपको अगर कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप बेझिझक आ सकते हो। निगम जी? जी सर। इनकी चाय कॉफी का बंदोबस्त। जी सर, बोला सर वो इस बार हम नहीं, ये आएगा हमारे ऑफिस में। ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है, या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या छुपा हुआ खिलाड़ी है। क्या हुआ? इतने ठंडे क्यों? काम का प्रेशर है। शाम को 6 बजे मीटिंग है। चले जाना। 6 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं। और अब तुम्हें वहां पे तो नहीं जाना, अपनी सोही के पास? वेट अप प्लीज। ओ सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रग पे। अच्छा, कुछ पता चला उसके कातिल का? ऐसे जिसने भी मारा उसको, उसकी नफरत मुझसे कहीं ज्यादा रही होगी। लेकिन तुम क्यों मूड खराब करते हो? मैं हूं ना, आओ तुम्हारा मूड ठीक करते। नहीं सर, मंत्री जी मेरी बेटी सोहेला से नफरत कर ही नहीं सकते, और दोनों ने एक साथ मिलकर समाज सेवा का बहुत सारा काम किया है सर।
बल्कि हम साया भी मंदिर जी की सरपरस्ती में खुला है। सोहेला उन्हें बहुत मानती थी, बहुत अदब करती थी उनका। सिर्फ अदब या और कुछ? आलम साहब, हमारा काम है शक करना। पर मुझे भूषण जी पे कोई शक नहीं है। हाँ, एक बार धमकी भरा पर्चा जरूर कोई फेंक गया था। क्या लिखा था उस पर्चे में? जान से मार देंगे। आरटीआई का मसला था और किसी नेता का भी फोन आया था लैंडलाइन पर। एक बार मैंने ही सोहेला को दिया था। क्या नाम था नेता का? कोई विक्रांत आनंद थे। तुम्हारे खिलाफ आरटीआई फाइल की थी सोहेला ने। तो चेतावनी दी थी आपने उसको? चेतावनी? कैसी चेतावनी? तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया था उसने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लोग समाज सेवा के नाम पे रुकवा देते हैं। कितना नुकसान करते हैं समाज का। तो ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, नहीं? मैंने मरवाया उसको? ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं। गौर साहब, आप अपना और मेरा दोनों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलता हूं मैं। जय हिंद। जफर, ये आदमी तो टिपिकल नेताओं की तरह बातें बनाकर चला गया। हाँ सर। जफर, इस केस में देसी कट्टा यूज हुआ है, हालांकि बरामद नहीं हुआ। इस एरिया में जितने भी लोग अवैध हथियार बेचने या खरीदने का धंधा करते हैं, सबको घेरो। कोई लोकल आदमी ही हथियार लेके आया होगा। जी सर। हैरान परेशान सीबीआई ने इस केस के बारे में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर जन आक्रोश बढ़ रहा था और उधर सरकार भी आए दिन मीडिया और विधानसभा में सवालों से घिर रही थी कि अचानक इंदौर पुलिस के हाथ वो किलर अकीब है ना, वो एक देसी कट्टा और 4 कारतूस ले गया मेरे से साहब। सर, ये वही आकिब है जो तड़ीपार है। यस, आई नो दैट मैन। पुराना हिस्ट्री चीटर। तू कब मिला उससे? अकीब का फोन आया था मेरे को, बोला एक देसी चाहिए साहब। 25,000 में सौदा तय हुआ था, वो आके ले गया साहब। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। हौसला रखिए। मेरी बच्ची। सर, इस नंबर से शंकरलाल देसी कट्टे वाले को फोन आया था 10 सितंबर 2011 को, हत्या के 6 रोज पहले। सर, ये नंबर किसी राघव बंसल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, हमने पता किया है, ये नंबर एक फर्जी आइडेंटिटी पर लिया गया है। सर, हमने राघव बंसल के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए हैं। सर, राघव बंसल का फोन 16 सितंबर को बंद हो गया था, जिस दिन सोहेला की हत्या हुई थी। लेकिन सर, राघव बंसल के फोन पर 2 फोन अधिकतर आए थे। सर, ये देखिए, ये जो नीला वाला नंबर है, ये लखनऊ से किसी एजाज शेख का है, और ये जो पीला वाला नंबर है, ये यहीं इंदौर से किसी अकरम अली का है। एक टीम तैयार करो और उठाओ इन सबको। सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, आप क्या बात कर रहे हो? कौन सा कट्टा, कौन सा किलर? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो सर। साहब, क्या मार मार के मुझसे झूठ बुलवाएंगे क्या? मैं एक छोटा मोटा मैकेनिक हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप चाहे जितना मार लो, मेरे मुंह से सच ही निकलेगा साहब। जफर, थोड़ी मार और पड़ेगी ना तो सर समझ जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा यकीन करो। जफर, इसके बारे में उससे बात कर, वही बताएगा। यस सर। कौन साहब? किसकी बात कर रहे हैं साहब? साहब, मुझे फोन आया था, बहन की शादी करनी थी, पैसे चाहिए थे। किसका फोन आया था? अकीब किलर करके अपना नाम बता रहा था, और ये अकरम उसी किलर का आदमी है। फिर उन्होंने मेरी एक मैडम से बात करवाई। अरे हाँ भाई, बस आप इतना जान लो, उस औरत को मार के नेक काम करोगे तुम। अरे शरीफ औरतों से धंधा कराती है वो औरत। और तूने उस पर गोली चला दी? नहीं साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब, वो अकरम ने चलाई थी गोली। मेरी हिम्मत टूट गई थी साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब। सोहेला को तूने मारा ये तुझे नहीं पता, तुझे मैं मारूंगा ये मुझे भी नहीं पता होगा। मुझे पता है साहब, मैं बताता हूँ। मुझे गोली चलाने के लिए आकिब नहीं बोला था, लेकिन सच में साहब वो औरत कौन थी मुझे नहीं मालूम, कसम से साहब मुझे नहीं पता। आकिब का नंबर दे। सर, ये नंबर तो बंद आ रहा है। नंबर तो सही दिया ना? हाँ साहब, मेरा यकीन करो, यही नंबर है मेरे पास। जफर, इस केस में 3 लोग सामने आ रहे हैं। अकरम ने गोली मारी थी, एजाज बाइक चला रहा था, और आकिब गायब है। तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। किसी न किसी से बात जरूर हुई होगी, या किसी ने इन्हें कॉल जरूर किया होगा। सर, आपका आइडिया काम कर गया। हत्या के रोज यानी 16 सितंबर को सुबह 9 से 11:15 तक शाहबाग मोबाइल टावर के पास इन तीनों के फोन्स मौजूद थे, अकरम, एजाज और आकिब किलर का। सर, इन तीनों में लगातार बहुत बातें हो रही थी, और सर आकिब का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन पर आखिरी बार कॉल
इस नंबर से आया था। किसका नंबर है ये? सर नंबर किसी जमाल कादिर का है। मैंने मोबाइल कंपनी से पता किया है, ये एसटी रोड पर जो मिर्जा पेट्रोल पंप है उस पर काम करता है। उठाओ इसको। सर मैंने फोन नहीं किया था साहब। तो फिर किसने किया था? वो मेरी मैडम ने मेरे फोन से फोन किया था साहब, मैंने नहीं किया था। कौन है ये लोग? सीबीआई सोहेला मकसूद हत्याकांड में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। कौन सोहेला मकसूद? क्या कह रहे हैं आप लोग? अनजान मत बनी, हम वही कह रहे हैं जो आपने जमाल कादिर के फोन से उन किराए के कातिलों को कहा। झूठ बोल रहा है वो। मैं भला किसी को उसके फोन से फोन क्यों करूंगी? मेरे पास हम जानते हैं आपके पास 2 नंबर और भी, उनकी भी जांच चल। पहले आप चलिए, ले चलो इन्हें। अरे लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तलाशी लो पूरे ऑफिस की। अलमारी की चाबियां दीजिए। चलिए। मैं अपने वकील से बात करूंगी, आप मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते। मैडम आप भी जाइए बाहर। 14 जून 2008। आज न जाने क्यों इतनी जल्दी में थे। एक बार ढंग से गले भी नहीं लगाया। वादा करके गए थे, अगली बार बकाया रहा। बकाया तो खूब चुकाया आज। उनके साथ समय को तो जैसे पर लग जाते हैं। मन करता है उनकी बाहों में 14 सितंबर 2011। मैं पागल हो जाऊंगी। ये औरत मुझे तबाह कर देगी। सोलह सितंबर 2011। मुबारक हो, काम हो गया। फोन आया था उसका। बस वहीदा मिर्जा किसका फोन आया था आपको 16 सितंबर 2011? उसी दिन सोहेला की हत्या भी हुई थी। किसका फोन आया था? आप नहीं बताएंगी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा। आपके आशिक को तलब करना होगा, उनकी थोड़ी बदनामी भी हो सकती। आपके आशिक ने ही कॉल किया था ना आपको उस दिन? नहीं, उन्होंने नहीं। फिर किसका कॉल था? आपकी एक एक दास्तान की बोलती और खामोश तस्वीरें हमें मिल चुकी हैं। रंग बदलकर डंप की गई मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली। हथियार सप्लाई करने वाले का बयान है हमारे पास और कातिलों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। देखिए, अब आपके लिए आपकी जबान खोलना ही बेहतर है। भूषण कुमार से मेरी मुलाकात साल 2008 में हुई थी, एक बिचौलिए नवीन गुप्ता के जरिए। शुरू में मैं महज उनसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए मिलती थी, लेकिन बाद में ये मुलाकातें पहले दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। मुझसे पहले भी भूषण की जिंदगी में कई औरतें थी, सोहेला उनमें से एक थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और भूषण के बीच कोई भी आए। मना किया था, मत मिलो उससे। वो फिर भी मिलते थे। वहीदा जी, आपको कैसे मालूम कि वो लोग मिलते थे? लोग लगा रखे थे मैंने उनके पीछे। सोहेला के घर का नौकर मुझे पल पल की खबर देता था वहां की। एक दो बार फोन पे सुना और अपनी आंखों से भी देखा। जमाल के फोन से आप ही ने कॉल किया था ना सोहेला को, भूषण कुमार को और फिर आकिब को? ये मौत का सौदा कितने में तय हुआ था? 3 लाख। इस हत्या में आपके साथ और कौन कौन शामिल था? रुखसाना, आकिब और उसके कुछ लोग। मैं भूषण को किसी भी कीमत पे बांट नहीं सकती।
नहीं बांट सकती। पर अफसोस, कानून से मिलने वाली सजा को बांटने के लिए वो आपके साथ नहीं होगा। बहुत दौड़ा है तूने, अब तेरे बोलने की बारी है। साहब, रुखसाना मैडम ने मेरी मुलाकात करवाई थी वाहिदा बीबी से। साहब, फिर मैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोहेला मकसूद को मारने का काम सौंपा मुझे, और मैंने अकरम और एजाज को बुला लिया। साहब सर, मैं तो वाहिदा मैडम का साथ निभा रही थी। हाँ भाई, बस इतना जान लो कि उस औरत को मारकर नेक काम ही करोगे तुम। हम भी आपका साथ छूटने नहीं देंगे। किसी से इतना प्यार के प्यार के लिए हत्या कर दी जाए, वो प्यार नहीं हो सकता। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने एक के बाद एक गवाह पेश किए। प्रोसिक्यूशन ने इस मामले को ईर्ष्या से प्रेरित हत्या का मामला बताया, जिसके तहत वहीदा तौफीक ने किराए के अपराधियों से सोहेला मकसूद की हत्या करवाई। वहीदा और रुखसाना को आजीवन कारावास की सजा और अकरम और आकिब किलर को आजीवन कारावास के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई और एजाज को सरकारी गवाह बनने के एवज में माननीय कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। प्यार पर अगर ईर्ष्या का पैबंद लग जाए तो प्यार प्यार नहीं जहर हो जाता है, और फिर अपने अपने वैवाहिक बंधनों में बंधे दो लोगों का गुप्त रूप से प्यार करना सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। चल कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। क्या हो गया आमिर को? बहुत उल्टियां कर रहा था, पता नहीं शायद बाहर का खा लिया। डॉक्टर, आमिर कैसा है? आप घबराइए मत, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हालांकि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन हमने उसे बचा लिया। ये एक पुलिस केस है तो मुझे कुछ। डॉक्टर, हम आमिर को घर लेकर जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं, मगर ये शबनम, तुम जाकर आमिर का ध्यान रखो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। क्या सुमित और आमिर ने वाकई जहर खाया था? अगर हाँ, तो 10-12 साल की उम्र के बच्चों ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये नासमझी भरा कोई डरावना खेल था, या उन मासूम जिंदगियों की कोई कड़वी सच्चाई जो जिंदगी को नहीं मौत को दस्तक देना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनके माता पिता को भी भनक नहीं लगी और 2 मासूम जिंदगियां एक ऐसी दहलीज पर आकर खड़ी हो गईं जहां सिर्फ सवाल ही सवाल थे, और ऐसे सवाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े करते। क्या कमी रह गई थी हमारे पालन पोषण में जो सुमित ने ऐसे। डॉक्टर साहब, सुमित मेरा बेटा, क्या हुआ उसे? देखिए, सुमित ने जहर खाया था। हमने उसके शरीर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट तो कर दिए, लेकिन वो अब भी खतरे में है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि सुमित ने सिर्फ जहर ही नहीं खाया बल्कि इज अ विक्टिम ऑफ सोडोमी। क्या सोडोमी साहब? सुमित का शारीरिक शोषण हुआ है। किसी ने जबरदस्ती उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया है। एक्सक्यूज मी। सर, जो सुमित नाम का बच्चा लाया गया था उसे सेप्सिस है। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका है। शायद काफी लंबे समय से उसे असॉल्ट किया जा रहा था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी सर। लेकिन आपने तो बताया था कि उसने जहर खाया था। सर, जब उसे लाया गया था उसने जहर भी खाया हुआ था। अब बच्चे की हालत कैसी है? बयान देने की हालत में है? नहीं सर, हमने किसी तरह बच्चे की जान बचा ली। अब कुछ कह नहीं सकते, रिकवर होने में उसे कितना समय लगेगा। क्या आप जानते थे कि सुमित का शारीरिक शोषण किया जा रहा था? नहीं सर, हम तो ये सुन के शौक है हमारे सुमित के साथ कोई। मतलब आपको कोई अंदाजा नहीं कि कौन हो सकता है जिसने सुमित के साथ ये? नहीं सर।
सब मेरी गलती है मैडम। सुमित मुझे अक्सर कहता था कि उसके पेट में दर्द है। होमवर्क खत्म किया? लेकिन मुझे लगता था ये सब पढ़ाई ना करने का बहाना है और वो कुछ नहीं बता पाया। या कोई और बात है जो तुम छुपा रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, पर सुमित न जाने कब से हमसे ये सब छिपा रहा था। सर बस इतना कह रहा था कि उसने और आमिर ने जहर खाया था। आमिर? आमिर कौन? जी हमारे पड़ोस में ही रहता है वो। सुमित और आमिर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सुमित को यहाँ लाने से पहले आमिर के अम्मी अब्बू भी आमिर को अस्पताल लेकर जा रहे थे। आमिर को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मालूम नहीं मैडम। आमिर के माँ बाप का नंबर है आपके पास? जी उसके अब्बू शकील का नंबर है मेरे पास। दीजिए। 9870। सर इसकी बीवी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सर आमिर के फादर शकील का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विक्रम आमिर के घर जाओ और पता करो आमिर की कंडीशन क्या है। जी साहब। आरती अभी तुम घर जाओ और पीयूष को संभालो। शांति मौसी का फोन आया था, बोल रही थी पीयूष बहुत रो रहा है। आरती हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखो? पता नहीं कौन हैवान होगा जिसने इसके साथ। वो जो भी है सुमित के होश में आते ही उसका नाम पता चल जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तुम घर जाओ, पीयूष को तुम्हारी जरूरत है। हाँ बोल विक्रम। सर आमिर के घर पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब वो लोग भी हॉस्पिटल में ही होंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुबह होते ही उनसे बात करेंगे। ठीक है सर। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। विक्रम देखो ये इतनी डरी हुई क्यों? जी सर। आमिर, मेरा बच्चा कहाँ गया? आमिर, मेरे बच्चे को ला दो। मेरा बच्चा आमिर, आमिर। हाँ बोलो आरती। मुझे सुमित को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। वो आमिर। हाँ आमिर कैसा है? तो ठीक है ना अभी वो? आमिर अब नहीं रहा। हमारा सुमित तो ठीक हो जाएगा ना? उसे तो कुछ नहीं होगा ना? शकील जी आपका बेटा आमिर अब अगर नहीं रहा, उसकी बॉडी कहाँ है? दफनाया साहब उसको। आपने आमिर को दफना दिया और पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। आपको बता देने से मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाता साहब। वैसे भी आपको यहाँ किसने भेजा? क्यों आया आप लोग यहाँ पर? आमिर की मौत जहर खाने से हुई थी। ये पुलिस केस है। उसने कोई जहर नहीं खाया। उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। उसकी वजह से उसको उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। वो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन से अगर आमिर की मौत हुई तो उसके दोस्त सुमित ने अपने माँ बाप से ये क्यों कहा कि सुमित और आमिर ने जहर खा लिया? देखिए साहब, कौन क्या कहता है या कौन क्या नहीं कहता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे बेटे आमिर ने जहर नहीं खाया। लेकिन सुमित ने जहर खाया था और उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा था, और शायद आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और आप हमसे सच छुपा रहे हैं। मैं अपने मरे हुए बेटे को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आमिर को कल हॉस्पिटल लेके गए थे ना, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है साहब। उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। अस्पताल वालों ने तो उसे छुट्टी दे दी थी। लेकिन आमिर को घर लाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी साहब। फिर हम उसको दफना है साहब। कहाँ दफन किया आमिर को? और कल कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे?
मछली मार्केट के पीछे वाले हॉस्पिटल में लेकर गए थे साहब, और सुबह पास के कब्रिस्तान भी दफना दिया उसे। साफ खुदा के लिए उसकी मौत का तमाशा मत बनाइए। मेरे आमिर ने ना तो जहर खाया था, ना उसके साथ कोई जिस्मानी जबरदस्ती हुई थी। खुदा के लिए सब हम लोगों को हमारे हाथ पर छोड़ दिए। सर, मुझे नहीं लगता ये डिहाइड्रेशन आमिर की मौत की असली वजह होगी। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। रेणुका, सबसे पहले उस कब्रिस्तान से ये कंफर्म करो कि इन्होंने आमिर को वहीं दफनाया है या नहीं, और जो राज आमिर का बाप अपने सीने में दफन किए बैठा है उसकी सच्चाई का पता उस क्लिनिक से लग जाएगा जहां ये लोग उसे लेके गए थे। एक काम करो, आमिर और सुमित के घर के आसपास पूछताछ करो। मुझे लगता है कि सुमित के साथ साथ आमिर का भी शारीरिक शोषण हुआ है, और ऐसा करने वाला या तो कोई आस पड़ोस का हो सकता है या फिर कोई करीबी। जिस पे भी डाउट आ रहा है उठा लो। सर। ठीक। हाँ विक्रम, क्या हुआ था सुमित की मां को? सर, वो आमिर की मौत को देखकर घबरा गई। उसे लगा कहीं सुमित भी। सुमित कैसा है? सर, वो अभी बेहोश है। अरे डर मत पीयूष, पापा ठीक कर रहे हैं ना, लाइट आ जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, पापा सब ठीक कर देंगे। पापा सब ठीक कर देंगे बेटा, सब ठीक कर देंगे पापा। छोटे बच्चों में यह विश्वास सहज ही होता है कि अगर उन्हें कोई भी दुख परेशानी होगी तो उनके माता पिता उसे ठीक कर देंगे। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे बच्चे अक्सर अपनी समस्याएं हमसे शेयर नहीं करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 10 से 15 साल की उम्र के लगभग 60% बच्चे अपनी समस्याएं और अपने सवाल अपने माता पिता से शेयर नहीं करते हैं। और इसका कारण हम पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर माता पिता बच्चों की समस्याओं से बेखबर रहें तो परिणाम ऐसे ही सामने आते हैं। लेकिन इस परिणाम को पैदा करने वाला वो शख्स कौन था जो एक लंबे समय से सुमित का शारीरिक शोषण कर रहा था? इस सवाल का जवाब सुमित की खामोशी में कैद था। और यह सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या सुमित का दोस्त आमिर भी इस तरह के शोषण का शिकार हो रहा था, और क्या उसने वाकई में सुमित के साथ जहर खाया था? इस केस ने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि ये केस इतना संवेदनशील था कि पुलिस की एक चूक भी भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस पूरी एहतियात बरत रही थी, जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और भी मुश्किल कर दिया था। हाँ रेणुका। सर, कब्रिस्तान में पता किया, आज सुबह 6 बजे आमिर को वहां दफनाया गया था। जी हाँ सर, आमिर नाम के बच्चे को यहीं लाया गया था, लेकिन उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था और हमने उससे बचा लिया था। बचा लिया था? जी हाँ, लेकिन फिर आमिर के फादर उसे यहाँ से ले गए। हमने उन्हें आज बुलाया यहाँ पर, हमने सोचा जैसे वो यहाँ आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हम आपके बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पहुँच गए। पता है क्यों? क्यों सर? कल जिस बच्चे की जान आपने बचाई उसने कल रात को ही दम तोड़ दिया। क्या? जिस बच्चे ने जहर खाया था उसे आपने हमें बिना इन्फॉर्म किए रिलीज कर दिया। क्यों? सर मत झुकाइए, आमिर ने सिर्फ जहर खाया था, उसे फिजिकली मॉलेज भी किया था। मॉलेज? सर मैंने ऐसा कुछ चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी बॉडी से पॉइजन फ्लश आउट किया था। हम आपकी डिग्री फ्लश आउट कर देते हैं। विक्रम जरा चेक करो कौन सी कॉलेज में पढ़ के ये डॉक्टर बने और ये क्लिनिक चलाने का परमिशन इनको कहां से मिला। जी सर। सर, मुझे लगता है आमिर के साथ भी सुमित की तरह फिजिकल असॉल्ट हुआ होगा। शायद इसलिए बदनामी के डर से आमिर के पेरेंट्स ने हमें बिना बताए उसे दफना दिया। डर से या किसी और वजह से? आमिर के बाप ने शान पट्टी तो की है, अब आमिर का पोस्टमार्टम करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं सुमित के माँ बाप से बात करता हूँ, तुम आमिर की माँ से बात करो। बाप कुछ बोल नहीं रहा है, हो सकता है माँ ही बोल दे। सर। रविंदर जी, जो कुछ भी हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपके बच्चे के गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आमिर का सच उसकी मौत के साथ दफन हो गया और सुमित इस वक्त बयान देने की हालत में नहीं है। ऐसे में आप लोग जरा दिमाग पे जोर डाल के मुझे बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो लगभग रोज आपके बच्चों के बचपन को तबाह कर रहा था? आप लोग वाकई में नहीं जानते या आप भी आमिर के माँ बाप की तरह सच बताने से डर रहे हैं? हम तो ये सोच सोच के डर रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले जैसा कब होगा। हमें लगता था उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पर हम
पढ़ाई में दिल नहीं लगता मतलब स्कूल जाने से मना करता था? हाँ साहब। और आमिर और सुमित दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके साथ स्कूल में या फिर स्कूल से जुड़ा हुआ कोई शख्स उनके साथ ये सब कर रहा था? हो सकता है सर। हाँ, मुझे एक बार उसके ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया था। ट्यूशन टीचर? जी। क्या नाम? जी, उनका नाम जयदेव शास्त्री है। सुमित और आमिर दोनों उन्हीं से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन उनका फ़ोन आया, सर हम लोग भी सुमित को समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो समझता ही नहीं। रविंद्र जी, ये सिर्फ सुमित की ही बात नहीं है, उसके दोस्त आमिर का भी यही हाल है। तो आपने आमिर से या उसके माँ बाप से बात की? आमिर के माता पिता से हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, और मेरी नौकरी ऐसी है कि 15-15 घंटे मैं बाहर रहता हूँ। साहब, हमारे छोटे बेटे पीयूष को दिमाग की बीमारी है, 24 घंटे उसे देने पड़ते हैं, इसलिए हम सुमित पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जब भी मैं उसे पढ़ाई करने के लिए कहती थी, या तो वो घर से बाहर भाग जाता था या कहता था उसके पेट में दर्द है। आरती जी, वो बार बार आपको अपने पेट दर्द के बारे में बताता था, आपको हर बार ये लगा कि वो झूठ बोल रहा है? यही तो भूल हो गई साहब मुझसे। उसके ट्यूशन मास्टर जी का इनको कॉल भी आया था, लेकिन मैंने उसे प्यार से बात करने की बजाय उल्टा उसे डांट दिया। सुमित आमिर के सामने आने से डर रहा था या आमिर से डर रहा था? पता नहीं साहब, क्योंकि हमें तो लगा था दोनों पक्के दोस्त थे, इसीलिए शायद अपना झगड़ा खुद ही सुलझाना चाहते होंगे। सुमित जिस अत्याचार को भोग रहा था उसका सच उसने अपने माता पिता को कभी नहीं बताया, लेकिन क्या आमिर ने मरने से पहले अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया था? क्या बात है मैडम, आप लोग फिर से आ गए? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बीच में दखलंदाजी ना करें, यही बेहतर है। मुझे आपसे बात करनी है। मैडम, बहुत गहरे सदमे में है वो। ये सदमा इन्हें दिया किसने, ये जानने के लिए मुझे इनसे बात करनी है। देखिए, हमें पूरी हमदर्दी है आपसे। अब आमिर तो वापस नहीं आ सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे के गुनहगारों को सजा मिले? मैडम, क्यों आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है? आप लोगों को जो जानना था उन सवालों के मैं जवाब दे चुका हूं। जो जवाब थे वो सारे झूठे थे शकील जी। मतलब? जिस क्लिनिक में आप आमिर को लेके गए थे, वहां के डॉक्टर ने बताया कि उसने जहर खाया था। हमें इसका अंदाजा है कि आपने झूठ क्यों कहा। सुमित के जैसे ही आमिर के साथ भी शारीरिक शोषण हुआ था। ये जग जाहिर ना हो इसलिए आपने बदनामी कर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाथ जोड़ता हूं आपसे, हमारे बेटे का जनाजा उठा मैडम, उसके बाद हमारे माँ बाप पर रहम कीजिए मैडम। देखिए, FIR लिखवा दीजिए और आमिर के बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्या कहा आपने? क्या चाहती है आप? आप चाहती है कि मैं अपने दफन किए हुए बेटे को उसकी कब्र से निकालकर उसके जिस्म को चीर फाड़ करने की इजाजत दूं आप लोगों को? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरे बेटे के जिस्म को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर, आमिर की माँ की चुप्पी बताती है शायद आमिर ने मरने से पहले उन्हें सारा सच बताया होगा। शायद उस दरिंदे का नाम भी जिसने ये घिनौनी हरकत उसके साथ की। हो सकता है रेणुका, लेकिन ये केस इतना सेंसिटिव है कि इसमें हम चाहकर भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक सुमित के घर वालों की तरह आमिर के घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, तब तक किसी भी नतीजे पे आना इम्पॉसिबल है। इस केस को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होने वाला था। और आखिर क्या वजह थी कि आमिर के पिता लगातार ये कह रहे थे कि आमिर के साथ शारीरिक शोषण नहीं हुआ था? वजह सिर्फ बदनामी का डर ही नहीं, कुछ और भी हो सकती है। आमिर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि आमिर ने जहर खाया था। आमिर नाम के बच्चे को कल यहीं लाया गया था, लेकिन उसे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था। आमिर के अब्बू का ये झूठ तो पकड़ा गया। उसने कोई जहर नहीं खाया, उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसकी वजह से उसको उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। लेकिन किसी का एक झूठ उसकी हर बात के झूठ होने का प्रमाण तो नहीं देता। प्रमाण तो इस बात का भी नहीं कि सुमित और आमिर दोनों ने एक साथ जहर खाया था। लेकिन सुमित अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोलेगा, और सुमित के माँ बाप हमसे झूठ बोले, ऐसी कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। सर, माना कि दोनों ने एक साथ जहर खाया,
तभी सवाल वही है कि आखिर दोनों ने जहर खाया क्यों। और सवाल यह भी था कि उन्होंने जहर अपनी मर्जी से खाया था या फिर उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था। जो उनको मजबूर करके लगातार उनका शारीरिक शोषण कर सकता है, अगर वो अपनी पे आए तो उन्हें जहर खाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा था तो उन्हें मजबूर करने वाला वो वहशी कौन था जो दो मासूमों के शरीर के साथ ही नहीं बल्कि उनके दिमाग के साथ भी खेल रहा था। एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें एक जान जिंदगी के लिए लड़ रही थी और दूसरी मौत को गले लगा चुकी थी। सुमित का बचना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि जल्द से जल्द आमिर की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन क्या पुलिस दफनाए जा चुके मृत आमिर का पोस्टमार्टम करवाने में सफल हो पाएगी? आमिर की बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर करवाओ। और सुमित और आमिर के स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह बात करते हैं, क्योंकि सुमित के पेरेंट्स के मुताबिक सुमित स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह जाने से इनकार करता था। सर, जी सर, मैंने सुमित की कंप्लेन नहीं की थी, बल्कि अपना कंसर्न शेयर किया था उसके पेरेंट्स से कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। सुमित और आमिर दोनों बच्चे आपके पास पिछले 3 महीने से ट्यूशन पढ़ रहे थे। दोनों शुरू से ऐसे थे? सर, मुझे लगा कि उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया। आपने बताया कि आमिर और सुमित दोनों पढ़ाई में शुरुआत में फोकस थे और बाद में उनके बर्ताव में चेंज आया। ये बदलाव कब आया? एक मिनट सर, मैंने 27 जुलाई को उनके पेरेंट्स को कॉल किया था। उसके 1-2 दिन पहले से ही बच्चों में बदलाव आया था। बोलो रेणुका। सर, सुमित और आमिर के क्लासमेट्स और टीचर से तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया करीब 3 महीने पहले एक टीचर को रेस्टिकेट किया गया गर्ल स्टूडेंट के मोलेस्टेशन चार्जेस पर, और वो उसी जगह रहता है जहां आमिर और सुमित रहते हैं। नाम क्या है उस टीचर का? अशोक सरले। आइए अशोक जी, बड़ी तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी। कैसी तारीफ सर? तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी उस स्कूल से जहां से आपको निकाला गया। अब क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 27 जुलाई से 16 अगस्त तक क्या शौक फरमा रहे थे आप इन बच्चों के साथ? साहब, ये कौन बच्चे हैं सर, और किस शौक की बात कर रहे हैं आप? कुछ वैसा ही शौक जो आपने अपने स्कूल में मानसी, शिल्पा और सोनम के साथ फरमाने की कोशिश की और जिसके चलते आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हाँ साहब, वो लड़कियों के साथ मैंने लेकिन साहब उसके लिए मुझे सस्पेंड कर दिया था साहब स्कूल से, और 27 जुलाई को तो मैं मुंबई में भी नहीं था साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, लेकिन जयदेव शास्त्री तो कुछ और ही बोल रहा है तेरे बारे में। कौन जयदेव शास्त्री साहब? जिसके पास ये दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। जयदेव शास्त्री तेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता है, याद आया कुछ? हाँ साहब। चल विक्रम, डंडा छोड़, पेन उठा और बयान ले, किसको याद आ गया सर? साहब मैं वो ये कह रहा था कि वो जयदेव शास्त्री कौन है ये याद आ गया। पेन रख दे विक्रम, डंडा ही उठा। नहीं साहब, माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं घर जाने दो साहब, टीचर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो साहब। साहब जाने दो साहब। जाओ, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुलाएंगे। ठीक है साहब, चलो। अरे क्या कर रहा है आमिर? मैं भीग जाऊंगी। वही तो जाता हूँ। बदमाश। बदमाश। बहुत बुरा लगता है ना दीदी, जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, जिसके बिना हमारी जिंदगी एकदम खाली, एकदम सूनी। मैं अभागन तो अपने बेटे का मन नहीं पढ़ सकी दीदी, लेकिन क्या आपको भी कभी एहसास नहीं हुआ
कि आमिर किस तकलीफ से गुजर रहा था। शबनम, और कितनी देर पानी भरोगी? चलो घर के अंदर। आमिर के माता पिता से भी पुलिस को कोई सहयोग नहीं मिल रहा था और सुमित बयान देने की हालत में नहीं था। वहीं सुमित के इलाज का खर्चा उठाना उसके माता पिता के लिए एक कड़ा संघर्ष बन गया था। तभी एक एनजीओ द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के द्वारा सुमित के लिए चंदा मांगा जा रहा था और ये केस मीडिया की काफी सुर्खियां बटोर रहा था। देखिए, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल के माहौल में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी खतरा है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के बर्ताव में अचानक कोई बदलाव आता है तो आप उसे गंभीरता से लीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए भीतर तक कि उसे हुआ क्या है। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, इतने अच्छे दोस्त कि वो आपसे कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ छिपाए नहीं। और बच्चों में एक भावना हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, पापा सब ठीक कर सकते हैं, मम्मी सब ठीक कर सकते हैं। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को आने में देर लग सकती है। आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। बेटा देख, डर मत बेटा, जो हुआ है वो सब बता दे। क्या हुआ है तेरे साथ? सर अभी सुमित ने शाहिद का नाम लिया था सर। शाहिद? सर। शाहिद कौन? सर हमें नहीं पता वो किस शाहिद की बात कर रहा था। अब ये देखिए, सुमित के बयान के आधार पर अब उसके अपराधी शाहिद को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे और इससे पहले कि पुलिस सुमित के अपराधी शाहिद को आइडेंटिफाई कर पाती, सुमित ने आखिरकार दम तोड़ दिया। ठीक है ना? ठीक, कुछ नहीं हुआ। सर, कोर्ट ने हमें एग्जीमेशन की परमिशन दी है। अब हम आमिर के बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अच्छा हुआ हमारे सुमित को शांति मिल गई, दर्द से मुक्ति मिल गई उसे तो इस दर्द से मुक्ति मिल गई, लेकिन हम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाएंगे। सुमित, मेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, तेरे गुनहगार को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे न्याय दिला कर रहूंगा। सुमित, ये ठीक नहीं कर रहे साहब आप लोग। मेरे बच्चे की कब्र इस तरह खोद कर आप उसकी मिट्टी खराब कर रहे। रुको। पुलिस को उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें कोई लीड मिलेगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि बॉडी काफी लंबे समय तक दफन रहने की वजह से डीकंपोज हो चुकी थी। अब पुलिस के पास सिर्फ एक लीड थी, एक नाम था शाहिद। इस शाहिद का ना तो कोई सरनेम था, ना कोई पहचान थी, ना कोई पता था और ना ही कोई चेहरा। ये केस खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन दो मासूमों की तबाह जिंदगी को इंसाफ की दरकार थी। ये इंसाफ बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे, ये सवाल अब भी अपने जवाब ढूंढ रहा था। सर आप कुछ करते क्यों नहीं? अब तो आपको उसका नाम भी पता है, पकड़ते क्यों नहीं उसे? देखिए, हम पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। शाहिद नाम वाले कई लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उनमें से किसी का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी कोशिश करो और मैं अपनी करूंगा। मेरे बेटे को मैं न्याय दिला कर रहूंगा।
शाहिद कौन था इसका पता लगा पाना समंदर में सुई ढूंढने जैसा प्रतीत हो रहा था। और अब आमिर की मौसी जारा से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या कोई शाहिद नाम का शख्स आमिर के परिवार से जुड़ा व्यक्ति तो नहीं था। आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? कई साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने अकेले अपने बेटी की परवरिश की है। वैसे आपका बेटा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। उसके मामा के यहाँ लखनऊ गया है। आपके पूरे परिवार या दूर रिश्ते में कोई ऐसा है जिसका नाम शाहिद हो? हाँ, मेरे मामा के लड़के का नाम शाहिद है, लेकिन वो कई सालों से सऊदी में रहता है। आप शाहिद के बारे में क्यों पूछ रही है? सर, आमिर के परिवार का किसी भी शाहिद नाम के इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक शाहिद है, लेकिन वो कई साल से सऊदी में रहता है। मुझे लगा था कि जायरा से कोई लीड मिलेगा, मगर जब... जायरा कौन? सर, आमिर की अम्मी शबाना की बहन। वो विडो है और अपने 19 साल के बेटे मुजाहिद के साथ आमिर के बगल वाली गली में रहती है। क्या नाम बताया? जायरा। नहीं, उसके बेटे का क्या नाम बताया? मुजाहिद। मुजाहिद है? मुजाहिद है? उठ जा। मुजाहिद, तुम ही वो शाहिद हो ना जिसने सुमेद और आमिर के साथ वो घिनौना काम किया? मुजाहिद ही शाहिद है। शायद सुमित मुजाहिद कहना चाहता था, लेकिन सुना ही शाहिद दिया होगा। तूने जो कुछ भी किया है खुद से बताएगा या तेरे गले में हाथ डाल के बुलवाएगा? इधर उधर क्या देख रहा है? डॉक्टर से परमिशन लेके तुझे यहाँ पूछताछ के लिए बिठाया, समझा? सर, एक दिन मैं नशा करके घर जा रहा था। जाते वक्त मैंने झाड़ियों के पीछे दोनों को देखा। मजा आया ना आज? हाँ, बहुत मजा आया। फिर ये मेरी रोज की आदत बन गई थी। पहले मैं खुद करता था, उसके बाद अपने दोस्तों को साथ में लेके जाता था। सर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब आमिर और सुमित ने ये कदम उठाया। कहते हैं कि नशा नशा करने वाले को तबाह कर देता है, लेकिन बल्कि दो परिवार तबाह करती है। मुजाहिद ने कबूल किया कि वो और उसके दोस्त सुमित और आमिर का शारीरिक शोषण कर रहे थे, लेकिन सुमित और आमिर की मौत वो इस केस का ऐसा सवाल है जो अब भी रहस्य बना हुआ है कि आमिर और सुमित ने जहर क्यों खाया था। अनुमान यही लगाया गया कि शायद वो बच्चे शर्म और डर की वजह से अपने माता पिता को सच नहीं बता पा रहे थे, और शायद इसीलिए 10-12 साल की उम्र में ही उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अपने बच्चों को प्यार दें, उन्हें वो माहौल दें जिसमें वो हर बात, हर अपनी समस्या आपसे खुलकर शेयर कर सके। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें